2022 की फ्रांस की एक न्यूज़ दिखाना चाहता हूं। इस न्यूज़ को आप लोग ध्यान से सुने। फ्रांस में वैक्सीन लेने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका परिवार न्यायपालिका में पहुंचा कि भैया हमको इसका कंपनसेशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसका प्रयोग चल रहा है। जो वैक्सीन आप लोगों ने ली है या जो वैक्सीन जो आपके परिवार में ली है वो पूर्णतया सुरक्षित नहीं है, उसका प्रयोग चल रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी वैक्सीन की निर्माण की प्रक्रिया के लिए कम से कम 10 वर्ष का समय लगता है। और जो वैक्सीन आपको दी गई वो वैक्सीन चूहों पर प्रयोग की जाती है, उसके बाद मनुष्य पर प्रयोग की जाती है। तो आपको एक प्रायोगिक वैक्सीन दी गई तो वो व्यक्ति, उसका परिवार फ्रांस की न्यायपालिका में पहुंचा और उसने बोला कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, हमें इसका मुआवजा दिया जाए। फ्रांस की न्यायपालिका ने जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको बुलाया और इंश्योरेंस कंपनी ने जवाब दिया कि साहब इन लोगों ने तो सुसाइड किया है। क्या जवाब दिया? इन लोगों ने सुसाइड किया है, इन्होंने आत्महत्या की है वैक्सीन लगा करके। और चूंकि ये आत्महत्या की है इसलिए हमारा इनके प्रति कोई दायित्व नहीं बनता है। दीदी सुनिए, बड़ी गंभीर बात है, सुनिए इसको। तो हुआ क्या, जब इन लोगों ने कहा कि हमारा कोई इनके प्रति दायित्व नहीं बनता है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सुनिए। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हाँ यह सही है, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उन्होंने सुसाइड किया है, कंपनी किसी प्रकार का कोई मदद नहीं देगी। यह एक सत्य घटना है, 2022 की घटना है, फ्रांस की घटना है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, जिसे हम महामारी कहते हैं या महामारी मानते हैं या महामारी समझते हैं, वो एक झूठी, नकली, फर्जी महामारी है और महामारी का नाटक है। अब आप पूछेंगे नाटक कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुई? मेरे बाकी बंधु आपको अलग अलग टॉपिक को बताएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका नाटक 2015 में शुरू हुआ। 2015 से लेकर 2019 तक 11 पैंडेमिक एक्सरसाइज हुई। 2015 से 2019 तक 11 पैंडेमिक एक्सरसाइज हुई। मतलब यह हुआ कि हमको यदि कोई नाटक खेलना है, हमें रामलीला खेलनी है, तो हम पहले उसकी आप घर बैठ के तैयारी करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो इन लोगों को जो नाटक करना था उस नाटक की तैयारी की और 11 बार तैयारी की। 2015 में शुरू की, 2016 में यूके में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिकनेस। ऑपरेशन सिकनेस के माध्यम से इस पूरे को पैंडेमिक को प्लान किया गया कि किस प्रकार से हमें लोगों को भय पैदा करना है, किस प्रकार से हमें मीडिया को शामिल करना है, किस प्रकार से हमें सरकारों को शामिल करना है, किस प्रकार से जनता के सवाल पूछे कि तुमको क्या उत्तर देना है। और जब कुछ लोग सत्य बोलने की कोशिश करेंगे तो उनके वीडियो को किस प्रकार से हटाना है, उनके अकाउंट्स को किस प्रकार से डिलीट करना है। यह ऑपरेशन सिकनेस 2016 में हुआ था। उसके बाद इस पैंडेमिक एक्सरसाइज यानी कि पैंडेमिक जो बात हम कह रहे हैं, इस तथाकथित महामारी को लाने का नाटक का जो अंतिम जो एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को। 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में एक एक्सरसाइज होती है और उसको करने वाले होते हैं बिल गेट्स एक, और एक दूसरा जो होता है वो जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ द हेल्थ साइंस, अमेरिका का बड़ा सेंटर है जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ द हेल्थ साइंस। और तीसरा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इन 3 लोगों का खास तौर से षड्यंत्र है। बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड उनके जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ द हेल्थ साइंस जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। इन लोगों ने उस समय भी ये घोषणा कर दी कि दुनिया का नुकसान आने वाले समय में, दुनिया का नुकसान एटम बम से नहीं होगा। वो बिल गेट्स ने जब बात कही तो अपना हाथ से इशारा किया
अगला आने वाला नुकसान इससे होगा। और जो चित्र उसने दिखाया था वो कोरोना वायरस का चित्र था, और ये तब की बात है जब अक्टूबर 2019, उस समय तक आप लोगों ने किसी ने कोरोना के एक भी केस की बात नहीं सुनी थी। उस समय तक चीन से भी वो नहीं निकला था, जिसको चीन की बात कहते हैं लोग। तो ये योजनाबद्ध तरीके से हमको मूर्ख बनाया गया। ये तो मैं किसान भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जगह जगह बात जब जाके कहता था, लोगों को बताता था कि भाई ये महामारी फर्जी है, झूठी है, तो मुझे बड़ा हौसला मिलता था कि देखो भाई हमारे यहाँ पर किसान लोग बैठे हुए हैं, अभी तो महामारी नहीं होगी ना। तो हमें भी उदाहरण देने का, उदाहरण प्रस्तुत करने का एक अवसर मिलता था। अब आपको बात करें कि इन लोगों ने आपको से कहा कि महामारी आ गई है, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। अब उस मास्क से क्या हो सकता है? मास्क इसलिए था कि आप लोग डरे। एक व्यक्ति भी मास्क पहन के सड़क पर निकलेगा तो बाकी जितने भी देखेंगे सब डरेंगे, पता नहीं कौन सी क्या बात हो गई है, कोई अनहोनी सी बात होती है ना। तो आप लोगों को डराने के लिए मास्क बनाया गया। और किस लिए बनाया गया मास्क? मास्क इसलिए बनाया गया कि आप लोग अधिक से अधिक बीमार पड़े। जितना ज्यादा मास्क पहनेंगे उतना अधिक ऑक्सीजन शरीर के अंदर कम होगा, उतना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर बढ़ेगा, उतना ही अधिक आपको स्वास्थ्य संबंधित बीमारी बढ़ेगी। आपको निमोनिया बढ़ेगा, आपको निमोथोरेक्स बढ़ेगा, आपको इफ्यूजन बढ़ेगा, आपको एम्फाइसमा बढ़ेगा, आपको लंग के अपसेस, लंग मास, लंग सिस्ट, जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे लंग से होते हैं। तो लंग के सिम्टम्स आपको बढ़ेंगे और आप बीमार पड़ेंगे। आप हॉस्पिटल जाएंगे, मैं बीमार हूँ, और वहां पर आपको दूर से देखा जाएगा, हाँ भाई बताओ भाई क्या चक्कर है। और उसके बाद जो मेडिसिन दी जाएगी, वो शुरुआत में WHO ने एक नया प्रोटोकॉल शुरू किया था, उसको कहते हैं सॉलिडरिटी प्रोग्राम। एक प्रोटोकॉल शुरू किया था WHO ने, उसमें 4 खतरनाक ड्रग्स का ट्रायल सरकार को आवश्यक रूप से करना था। जो WHO कहता है वो सरकार हमारी करती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ना ये हमारे मुख्यमंत्री ना हमारे प्रधानमंत्री है, ये कठपुतलियां हैं। उनको जैसा इशारा करते हैं, इशारा वो उसी नाचते हैं, उनसे कहते हैं ये वाला बिल पास करना, ये वाला बिल पास कर देते हैं। तो होता क्या है, जब मास्क की बात निकली, जब लोग बीमार पड़े, तो एक WHO का जो प्रोटोकॉल था सॉलिडरिटी प्रोग्राम, उसके अंदर दी गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक गोली सुबह, एक गोली शाम का उसकी डोज होती है। और मैंने अपने डॉक्टर्स भाइयों को देखा है, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को और 4 गोली रात को। मेरे डॉक्टर्स कलीग्स ने प्रेस्क्राइब किया था, एक दिन में 16 गोली। जो गोली एक दिन में 2 दी जाती है, उसको आप 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, एक दिन में 16। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ऐसी गोली है जो हार्ट अटैक अपने आप लेके आती है, हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब कर देती है। जब हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, आदमी बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल के अंदर आप ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही है, और वहां आप लोग नहीं जा सकते। आपका पेशेंट का जो भी साथी है, बंधु है, रिश्तेदार है, वो अंदर नहीं जा सकता है। अंदर उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं है। तो ये एक मारने का और झूठे तरीके से केसेस बढ़ाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद में जो ड्रग दी गई थी हमको, वो थी लोपिनावीर, रिटोनावीर। जो भी हॉस्पिटल में फर्स्ट डोज, फर्स्ट फेज में भर्ती हुए, सरकार ने फिक्स ड्रग्स दी। लोपिनावीर, रिटोनावीर ड्रग, वो ड्रग HIV की दी जाती है, एड्स की दी जाती है। जिनको एड्स होता है उनको दी जाती है, और वो ड्रग उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, लीवर डैमेज करता है, किडनी डैमेज करता है। वो लोगों को दी गई, उनको पता नहीं था। इसके बाद में जब ड्रग दी गई थी इंटरफेरोन बीटा, ये नाम हो सकता है आपके लिए कुछ नए नए नाम हो, आपको लग रहा है ये सब क्या नाम है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रखिए आप लोग। इंटरफेरोन बीटा शरीर के अंदर ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर जाकर साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो सिर के बाल से लेकर पांव तक कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियास, सब जगह जाके साइड इफेक्ट होती है। सबसे खतरनाक ड्रग होती है इंटरफेरोन बीटा, जिसको कोई डॉक्टर यूज नहीं करता। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ड्रग होती है, कभी रेयर केस में एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ऊपर, वो कभी यूज नहीं की जाती है। ये WHO का प्रोटोकॉल था जिसे भारत को यूज करना था, और हॉस्पिटल में लोग इसलिए भरे कि आप पास में नहीं थे, उनको क्या दवाई दी जा रही है आपको नहीं पता, इसलिए आपको डरा धमका के बताया गया इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। वास्तविक रूप से जो कोरोना जो होता है, उसमें मुश्किल से 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति मर सकता है।
ये वास्तविक कोरोना की डेथ रेट है। 10 लाख में से एक व्यक्ति मुश्किल से मरेगा। कोरोना से कोई मरता नहीं, हम कहते हैं कोरोना से कोई नहीं मरता। हाँ, उसके जो दवाइयों के साइड इफेक्ट है, जो आपको मास्क पहनाया, मास्क की बात चली तो मास्क में छेद होता है। मास्क के अंदर जगह जगह बहुत सारे छेद होते हैं। उस छेद की साइज होती है 800 नैनोमीटर। आप समझ लीजिए, नैनोमीटर आपको समझ में नहीं आया, 800 समझ लीजिए, 800 नैनोमीटर। और जो कोरोना की साइज होती है, जो वायरस की साइज होती है, वो 80 होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आपने बहुत बड़ा गेट लगा दिया और आप सोचते हैं कि इसमें से बिल्ली पास नहीं हो सकती है, तो बिल्ली तो निकल ही जाएगी, बड़ा कितने बड़ा गेट होगा। तो इस प्रकार से हमको डराया गया, हमसे कहा गया था पीपी किट पहनो। डॉक्टर्स पीपी किट पहनने की वजह से मरे। पीपी किट पहन के बहुत सारे डॉक्टर्स की मौत हुई। आपको क्या है, टेस्ट कराना जी, आरटीपीसीआर टेस्ट कराना, 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट ला के दो। ये आरटीपीसीआर टेस्ट जिस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया, कैरी मोरिस, उन्होंने कहा कि ये टेस्ट किसी काम का नहीं है। जिस साइंटिस्ट ने ये टेस्ट आविष्कार किया, वो साइंटिस्ट ये कहता है कि ये सिर्फ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, ये ह्यूमन टेस्ट नहीं है, इसको मानव पे प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके 80% तक नतीजे गलत होते हैं। इसके नतीजे क्रॉस रिएक्टिव होते हैं। अब ये क्रॉस रिएक्टिव क्या होते हैं? क्रॉस रिएक्टिव होते हैं कि भैया कि आपको मलेरिया है तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, आपको टाइफाइड है तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, आपको टीबी है तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप तो टेस्ट तो कोरोना का हो रहा है, लेकिन मलेरिया किसी को है तो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। आपको शायद पता नहीं हो, इंदौर में पानी के सैंपल पॉजिटिव आए, पानी की टेस्टिंग की गई और वो कोरोना पॉजिटिव आए। राजस्थान के चीफ जस्टिस मोहाती, उनका 6 बार टेस्ट हुआ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। 2 दिन में 6 बार टेस्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता रहा। तो इस टेस्ट को लेकर के तंजानिया के राष्ट्रपति मागुफुली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पपीता पे टेस्ट कराया, चिड़िया का सैंपल लेके टेस्ट कराया, अनानास का सैंपल लेके टेस्ट कराया, बकरी का सैंपल टेस्ट कराया। आप देखेंगे कि चिड़िया पॉजिटिव आ गया, अनानास का सैंपल, एक फल का सैंपल, वो पॉजिटिव आ गया। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे देश में ये नहीं चलेगा, इस टेस्ट को बैन कर दिया गया, इस टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। एक देश है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने एक भी टेस्ट नहीं किया। उसने बोला भाई मेरे यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना का पेशेंट अब तक नहीं निकला। वहां कोरोना का कोई पेशेंट मिला ही नहीं, अब तक नहीं मिला। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कोरोना नाम के शब्द पे ही बैन लगा दिया, ये शब्द को बोलोगे, इस शब्द को ही बैन कर दिया। उनको, उन देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये बात समझ में आ गई कि ये गेम चल रहा है, ये षड्यंत्र चल रहा है, हमारे लोगों के साथ में इतना बड़ा खेल हो रहा है। परंतु बड़ा ही दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे देश के लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं, हमने अपना वोट देकर उन्हें चुनाव लिया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे आप किसको सपोर्ट करते हैं उससे मतलब नहीं है, हमें लगा। लेकिन वो इस षड्यंत्र में जाने अनजाने शामिल है और शायद अधिक संभावना जानबूझ के शामिल होने की है। अब बात करेंगे कि आखिर ये लोग कौन है, क्यों करना चाहते हैं, क्या इनका मकसद है। लोग तो बहुत सारे हैं और किस प्रकार से लोगों ने इस माहौल को बनाया। एक डॉक्टर फॉसी है, डॉक्टर फॉसी अमेरिका में है, आप शायद जानते नहीं होंगे। डॉक्टर फॉसी ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका के, पूरे अमेरिका के इन्फेक्शियस डिजीज का डायरेक्टर है। अमेरिका का जो इन्फेक्शियस डिजीज का जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है। और अमेरिका का राष्ट्रपति इतना मजबूर होता है कि उसको हटा नहीं सकता। पिछले 7 राष्ट्रपति ने कोशिश की उसको हटाने की, लेकिन पिछले 7 राष्ट्रपति के कार्यकाल में वो ही डायरेक्टर रहता है। आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका का तो लोकतंत्र बड़ा मजबूत है, वहां तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सरकारें होती है, ये तो हमारे यहाँ देश में होता होगा, वहां कैसे होता होगा? पिछले 7 राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही व्यक्ति इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट का अपर हेड बना हुआ है, डायरेक्टर बना हुआ है, उसको कोई राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। और वही ये पूरा जब से ये आया है तब से फर्जी 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 पेंडेमिक आते हैं। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, जिस WHO की बात करते हैं उस WHO की जांच हुई थी। WHO ने स्वाइन फ्लू को 2009 में पेंडेमिक घोषित किया था।
2009 के अंदर भारत में महाराष्ट्र में खास तौर से 3 लॉकडाउन, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, महाराष्ट्र में 3 दिन का लॉकडाउन लगा था 2009 के अंदर। तब WHO ने उसको पैंडेमिक घोषित किया, स्वाइन फ्लू को। उसके बाद WHO की जांच हुई, यूरोप के लोगों ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये तो पैंडेमिक नहीं है। 2-3 साल जांच चली, 13 के अंदर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जिस जांच कमेटी ने की उसका नाम था PACE, पार्लियामेंट्री अफेयर्स काउंसिल ऑफ यूरोप। PACE ने जांच की और जांच के बाद बताया कि WHO झूठ बोल रहा है। WHO के वैज्ञानिक, फार्मा इंडस्ट्री और बाकी जो लोग हैं, मीडिया वाले, ये मिले हुए हैं। इन लोगों ने मिल करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। और जो PACE के जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने रिपोर्ट जारी की, डॉक्टर वोहार्ड, उन्होंने बोला कि मैं दुनिया को चेतावनी दे रहा हूं कि WHO पर विश्वास मत करना, नहीं तो दोबारा फिर तुम लोगों के साथ ऐसा होगा। और हम लोगों ने फिर वही किया। फिर हमने WHO पे विश्वास किया और हमारे देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, वो WHO को तो बहुत ही बड़ा एक ऐसी संस्था मान के चलते हैं कि उनके संस्था के जो भी आदेश होते हैं, उन आदेशों को पूरी की पूरी तरह स्वीकार करते हैं। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है। जिस वैक्सीन को आपको जबरदस्ती लगवाया जा रहा है, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या है? उस वैक्सीन से पैरालिसिस हो सकता है हाथ पैर के अंदर। उस वैक्सीन के अंदर विजन डिक्रीज, विजन लॉस, यानी कि आंखों की रोशनी जा सकती है। वैक्सीन से कोमा हो सकता है। वैक्सीन से, जो वैक्सीन आप लोगों ने लगवाया है, उस वैक्सीन से डेथ भी हो सकती है। उस वैक्सीन से जेनाइटल नेक्रोसिस, एक शब्द है आप लोगों को मैं बता देता हूं, जेनाइटल नेक्रोसिस, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, वो प्राइवेट पार्ट्स का नेक्रोसिस तक हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कंपनी वाले कह रहे हैं। जो वैक्सीन आपको दिया जा रहा है, उस वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान गौ माता के रक्त का प्रयोग हुआ है। ये बात हमको पहले सरकार ने नहीं बताई। हमारी टीम के एक भाई है, भाई विकास पाटनी, जब उन्होंने RTI लगाई तो RTI के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ने माना कि इस वैक्सीन की निर्माण की प्रक्रिया के दौरान फीटल बोवाइन सीरम FBS का प्रयोग होता है। अब ये FBS क्या होता है? गाय का छोटा बछड़ा, छोटी बछड़ी गाय का, जो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, उसको मारना होता है, उसके रक्त को निकालना होता है। उस रक्त को में से RBC सेल्स को अलग करते हैं, सीरम को अलग करते हैं, उसको बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम। उस फीटल बोवाइन सीरम का प्रयोग किया जाता है वैक्सीन की निर्माण की प्रक्रिया के दौरान। ये बात हमको नहीं बताई गई, हमसे छुपाई गई। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस बात को जब RTI से मांगा तो जानकारी मिली। कल रात को मेरे पास एक फोन आया, जो हमारे कश्मीर पीठ के सरकारचारी वो मेरे संपर्क में, उन्होंने जब उससे बात की थी, जब मैंने उनको पूरा मामला समझाया था, तो भारत बायोटेक की एक साइंटिस्ट है डॉक्टर प्रज्ञा का रात को मेरे पास फोन आया। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि भाई सीरम इंस्टीट्यूट तो स्वीकार करता है कि मेरी वैक्सीन के निर्माण के दौरान गौ माता के रक्त का FBS का यूज होता है, आपकी वैक्सीन कैसे बनती है, मुझे बताइए जरा। तब उसने भी स्वीकार किया। कल तक तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन भारत बायोटेक की जो साइंटिस्ट, जो कल रात को मेरी बात हुई, उसने स्वीकार किया कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के अंदर भी, इसकी निर्माण प्रक्रिया के अंदर भी FBS फीटल बोवाइन सीरम, गौ माता के बच्चे का रक्त का प्रयोग होता है, उसके बगैर ये वैक्सीन नहीं बनती है। तो सरकारें हमसे तमाम बातें छिपाते रही। तो अल्टीमेटली ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, इसके बारे में काफी कुछ आपको बताया जाएगा। आपके हमारे साथ में वकील वक्ता भी है जो इसके ऊपर अधिक आपको जानकारी देंगे। लेकिन कुछ नाम है जो आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। आज के बाद आप लोग घर पे जाके जरूर सर्च कीजिएगा, है ना। चाहे वो रोथसाइड हो, चाहे रॉकफेलर हो, चाहे JP मॉर्गन हो, चाहे आपके ये मार्क जुगरबर्ग हो, आपके नील फर्ग्यूसन वो आदमी था जिसने कंप्यूटर पर मॉडल बनाया। उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर पर एक मॉडल बनाया कि अब ये एक खतरनाक बीमारी है, अगर फैल गई तो अमेरिका के अंदर इतने करोड़ लोग मर जाएंगे, हिंदुस्तान में इतने करोड़ लोग मर जाएंगे। तो वो एक खतरनाक आदमी था। ये पूरी एक टीम है। इन टीम के बारे में बाकी जानकारी हमारे साथी आपको देंगे। फिलहाल आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि कोई महामारी नहीं है। इस बात को आज आप जब ऐसे जाए